मित्र इंडिया चैनल के दर्शकों को साधुवाद, अभिवादन, सप्रेम जय सिंह। उम्मीद करता हूं कि आप कोरोना महामारी से सुरक्षित होंगे और आगे भी आप सुरक्षित रहे, ऐसी मंगल कामना प्रेषित करता हूं। आज मैं आपके साथ एक विशिष्ट विषय पर संवाद प्रस्तापित करने का प्रयास कर रहा हूं, जो विषय शिक्षा से संबंधित है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, इन लोगों ने यह मान्यता थी इन लोगों की कि शिक्षा यह प्रत्येक मानव का मौलिक हक है। परंतु आज शिक्षा के क्षेत्र में जो हो रहा है, रिसेंट डेवलपमेंट जिसको हम कहेंगे, उसके संबंध में बातचीत जरूरी है। रिसेंट डेवलपमेंट का विषय है दिनांक 8 जुलाई 2020 को सीबीएसई ने एक जाहिर घोषणा की। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यह सीबीएसई कहते हैं कि शैक्षणिक सत्र के लिए, इस शैक्षणिक सत्र के लिए 2020-2021 के शैक्षणिक सत्र के लिए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाओं का सिलेबस या अभ्यासक्रम में 30% कटौती की जाने वाली है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के अभ्यासक्रम में से, सिलेबस में से कुछ करीब 30% की कटौती किए जाने वाली है। निमित्त है कोरोना महामारी। सारे ही लोग ये मानकर चलते हैं कि शिक्षा का सत्र जो मई जून में शुरू होने वाला था, कोरोना महामारी की वजह से संभव नहीं है। अभी ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि यह शिक्षा सत्र 2020-21 का शिक्षा सत्र शायद अक्टूबर या नवंबर में शुरू होगा। समय कम मिलेगा एग्ज़ाम लेने के लिए और अभ्यासक्रम पूरा करने के लिए। इसलिए सीबीएसई ने घोषणा की है कि हम अभ्यासक्रम में से 30% हिस्सा कम करने जा रहे हैं। सीबीएसई का अनुकरण करते हुए देश के सारे ही शिक्षा बोर्डों ने इस अभ्यासक्रम में कटौती का निर्णय लिया है। ये कटौती हो सकती है। दूसरी बात यह है, यह जो कटौती का निर्णय है अभ्यासक्रम में, इस कटौती के निर्णय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंजूरी दी है। इस विषय में हम बात कर रहे हैं। अभ्यासक्रम से क्या घटाया गया है, क्या हटाया गया है, इसके संबंध में एक जनरल पर्सपेक्टिव, सामान्य दृष्टिकोण मैं आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जनरली क्या क्या घटाया गया है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के अभ्यासक्रम से। नागरिकता का हक, इसके संबंधी विवरण घटाया गया है। जनतंत्र, डेमोक्रेसी का अध्याय कम कर दिया गया है। हमारा भारत, हम आरंभ से ही विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का पक्षधर रहा है। अनेक धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, संस्कृति, राज्य, इसका भारत बना हुआ है। इसलिए भारत को प्लूरल सोसाइटी कहते हैं, विविधांगी समाज कहते हैं। और इसमें संविधान ने एकता बनाए रखी है। आगे भी संविधान से अपेक्षा है कि एकता बनी रहे। इस विविधता का ही चैप्टर, इस विविधता का भी अध्याय अभ्यासक्रम से निकाला गया है। हमारा संविधान कहता है, और वास्तव यह है, कि लिंग, धर्म, जाति आदि आधार पर समाज में भेदभाव का बर्ताव किया जाता है। आर्टिकल 15 पढ़ेंगे आप, आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि इस आधार पर भेदभाव किया जाता है। ये भी अध्याय जो नई पीढ़ी को इस भेदभाव के संबंध में जानकारी देकर उनका प्रबोधन कर इसके विरुद्ध खड़े होने की संभावना व्यक्त कर रहा था, वो भी
इससे घटा दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता, ये भी चैप्टर, ये भी अध्याय कम किया गया है। मौलिक अधिकार, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, संविधान भाग 3 का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, उसको भी अभ्यासक्रम से हटाया गया है। दूसरा महत्व का भाग था, हिस्सा था, अध्याय था अभ्यासक्रम में, जिसको हम कहते हैं समाज व्यवस्था में परिवर्तन के लिए जन आंदोलन। स्वतंत्रता के पहले भी, स्वतंत्रता के बाद भी व्यवस्था में जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जातिगत असमानता है, उसको मिटाने के लिए जो भी जन आंदोलन हुए हैं, वह विषय भी इस अभ्यासक्रम से निकाला गया है। यह सारे विषय संविधान से संबंधित है, जनतंत्र से संबंधित है, संसद से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये विषय इसलिए अभ्यासक्रम में रखे गए थे कि भावी पीढ़ी, वर्तमान युवा पीढ़ी भारत का एक अच्छा नागरिक बने, संविधान प्रति निष्ठा व्यक्त करने वाला राष्ट्र बचे, भारत राष्ट्र के प्रति निष्ठा व्यक्त करना नागरिक बने। इसके लिए इन विषयों का समावेश अभ्यासक्रम में किया गया था, वही विषय अभी हटा दिए गए हैं। इसकी थोड़ी सी विस्तार से मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको कि 9वीं के अभ्यासक्रम से क्या घटाया गया है, 10वीं के अभ्यासक्रम से क्या घटाया गया, 11वीं के अभ्यासक्रम से क्या घटाया गया और 12वीं के अभ्यासक्रम से क्या घटाया गया। ख्याल रखिए, यह अभ्यासक्रम वर्तमान और भावी पीढ़ियों को संविधान के संबंध में, गणतंत्र के संबंध में, संसद के संबंध में, मूलाधिकार के संबंध में प्रबोधित करने के लिए रखे गए थे। 9वीं कक्षा से क्या हटाया गया है? 9वीं कक्षा से सिविल राइट्स, नागरिकता का अधिकार का चैप्टर ही हटा दिया। अब जब यदि मुझे उस उम्र में, जिस उम्र में कल परसों में नागरिक होने वाला हूँ, 18 साल का होने के बाद मुझे नागरिकता के हक प्राप्त होंगे, यदि यही चैप्टर हटा दिया तो मुझे कैसे जानकारी होगी? 99% लोग संविधान नहीं पढ़ते, संविधान में क्या है उनको जानकारी नहीं है। ऐसे स्थिति में यह चैप्टर 9वीं के अभ्यासक्रम से हटाया गया है। 15-16 साल के बच्चे 9वीं में पढ़ते हैं, किशोरवयीन बच्चे पढ़ते हैं, और उन्हीं को अपने भावी जीवन के लिए संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनकी ही जानकारी से, प्रबोधन से वंचित किया जा रहा है। 10वीं की कक्षा के में जो अध्याय हटाए गए हैं उसमें डेमोक्रेसी, जनतंत्र, मैंने पीछे ही कहा था कि बहुविधता, प्लूरल सोसाइटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यह अध्याय हटाया गया। लिंग भाव, असमानता से संबंधित अध्याय हटाया गया है। संविधान कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, परंतु आज भी भेदभाव वर्तमान है। आज भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं लिंग भेदभाव के कारण, इसलिए इस चैप्टर वैसा भी महत्वपूर्ण था। जातीय आधारित असमानता के संबंध में चैप्टर था, वो भी हटा दिया गया है। धर्म व्यवस्था के संबंध में चैप्टर था, उसको भी हटा दिया गया है। और इस परिवर्तन के लिए, कौन सा परिवर्तन? लिंग भेदभाव मिटाने के लिए, जाति भेदभाव मिटाने के लिए, धर्मों में सहिष्णुता प्रस्तापित हो, इसके लिए जो अध्याय थे वो निकाल दिए गए हैं। और इसके परिवर्तन के लिए जो जन आंदोलन हुए हैं, उसका जो इतिहास लिखा गया था, वो भी जन आंदोलन का अध्याय अभ्यासक्रम से निकाला गया। आइए 11वीं की ओर आते हैं कि 11वीं के अभ्यासक्रम से क्या क्या निकाला गया है। संघ राज्य पद्धति, फेडरल सिस्टम, भारतीय संविधान की, भारत की एकात्मता लिए, भारत की एकात्मता के लिए संघ राज्य, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यह सबसे बड़ी देन है, उसी को यहाँ से हटा दिए गए। स्थानिक प्रशासन,
ये हमारे 3 टायर सिस्टम में प्रशासन की गांव के स्तर पर की व्यवस्था है जो हर एक को समझना चाहिए, क्योंकि विकास में उसकी बड़ी भूमिका है। उस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। उसके बाद में स्वराज्य संस्थाओं का विकास कैसे हुआ है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। स्वराज्य संस्था का अर्थ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, इस स्तर पर चुनाव के माध्यम से संविधान में संशोधन कर 73 और 74वें संशोधन के माध्यम से संविधान में इस व्यवस्था को संवैधानिक रूप दिया है। ये जानकारी जरूरी है, उसको भी हटा दिया गया है। नागरिकता का चैप्टर हटा दिया गया है। नागरिकता हम सवेरे शाम कहते हैं कि हमको वोट का अधिकार है, मगर कैसे है, क्या है, ये सारा चैप्टर हटा दिया गया। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का एक मूलाधार है। धर्मनिरपेक्षता संविधान में है, धर्मनिरपेक्षता शासन में है। यदि संविधान और शासन, संवैधानिक सारे ही संस्थाओं में धर्मनिरपेक्षता है और उसी समय प्रत्येक नागरिक को धर्म स्वतंत्रता का हक दिया हुआ है। ये दोनों की वजह से व्यक्ति को धर्म स्वातंत्र्य है, मगर संविधान, संसद और संवैधानिक संस्थाएं धर्मनिरपेक्ष होगी। इस आधार पर हम भारत को एकात्म रख पाए। धर्मनिरपेक्षता न हो तो धर्म के आधार पर अलग अलग धर्मों के मानने वाले संघर्ष में पड़ जाएंगे, शासन भेदभाव करना शुरू करेगा और ऐसे स्थिति में हम लोग भारत को एकात्म नहीं रख पाएंगे। सामाजिक शास्त्र के क्षेत्र में 11वीं कक्षा में सामाजिक संरचना, सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर की बात कही गई है। हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं जो है वो सोशल स्ट्रक्चर की देन है। बाबा साहब का पूरा लिटरेचर पढ़िए, ज्योतिबा फुले का पूरा लिटरेचर पढ़िए, छत्रपति शाहू महाराज का पूरा लिटरेचर पढ़िए। उन्होंने अपनी सारी ही क्या कहेंगे आयुष्य सोशल सिस्टम के परिवर्तन में लाने के लिए कहा है, जिसको उन्होंने सामाजिक समानता कहा है। जब तक सामाजिक समानता नहीं होगी तब तक बाकी की बातें हम कर नहीं सकते। ये भी चैप्टर हटा दिया है 11वीं के अभ्यासक्रम से। अब 12वीं कक्षा आते हैं। 12वीं कक्षा के बाद विद्यार्थी अलग अलग स्ट्रीम में जाते हैं। कोई मेडिसिन को जाता है, कोई इंजीनियरिंग को जाता है, कोई आर्किटेक्चर को जाता है, कोई लॉ को जाता है, कोई MBBS को MBA को जाता है। इस प्रकार से 12वीं के बाद व्यक्ति अपने करियर को चुनता है। इसीलिए 12वीं के पहले सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, संविधान, नागरिकता, संसद, डेमोक्रेसी, इसके बारे में वो जितना पढ़ेगा उतनी ही उसको जानकारी होगी, क्योंकि आगे ये सारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमों में इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। इंजीनियरिंग में तो सवाल ही नहीं है, मेडिसिन में सवाल नहीं है, आर्किटेक्चर में सवाल नहीं है। जितने भी प्रोफेशंस है उसमें कहीं भी ये जानकारी मिलेगी कब, उसको मिलेगी कब? इसलिए ये चैप्टर्स वहाँ रखे गए हैं 12वीं तक के लिए, वह भी निकाल दिया गया है। सामाजिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन के लिए जितने भी आंदोलन हुए, प्रमुख आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन, उसके जानकारी इस चैप्टर में थी, वो चैप्टर निकाल दिया गया है। वो हमारा प्रेरणा स्रोत है। समाज परिवर्तन की प्रक्रिया में सामाजिक आंदोलन, राजकीय आंदोलन हमारी अपनी प्रेरणा है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संवैधानिक मार्ग से आंदोलन करने की अनुमति दी है। इस प्रकार का अध्याय निकाल देने से वह प्रेरणा ही भी समाप्त होने की संभावना व्यक्त होती है।
कुछ चैप्टर थे जमींदारी उन्मूलन के संबंध में। भारत ने लैंड रिफॉर्म्स के क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन कानून का बड़ा सहयोग रहा है। भारत का विभाजन, यदि ये चैप्टर निकाल दिया गया तो भारत की जो विभाजन हुआ है भारत और पाकिस्तान में, वो इस पीढ़ी को कब मालूम होगा, कैसे मालूम होगा? क्योंकि ये जानकारी इसलिए भी जरूरी है कि आज भी हम उसके परिणाम भुगत रहे हैं, आज भी हम उसके परिणाम भुगत रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की निर्मित हुई और पाकिस्तान की निर्मित के लिए कभी जिन्ना को उत्तरदायी बताया जाता है, कभी गांधी को उत्तरदायी बताया जाता है, कभी नेहरू को उत्तरदायी बताया जाता है। और धर्म के आधार पर जो विभाजन हुआ, उसी के चलते भारत में धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने की संकल्पना आगे आई है। इसकी भी संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना, चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यह भी चैप्टर निकाल दिया गया है। नोटाबंदी पर एक चैप्टर था। 2016 में जो नोटबंदी की है, आज भी अर्थव्यवस्था के दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। लगता है इस व्यवस्था को कि यह जानकारी नई पीढ़ी को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए ये भी चैप्टर हटा दिया गया है। ये सारे ही अध्याय समझ लीजिए संविधान से संबंधित है, जनतंत्र से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से संबंधित है, धर्म जाति आधार पर किए जाने वाले भेदभाव से संबंधित है। और इस प्रकार से यह सारे ही अध्याय 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षा के अभ्यासक्रम से निकाल दिए गए हैं। कुछ विचारवंत है, बहुत कम है, मगर जो भी विचारवंत हैं उन्होंने इस पर आक्षेप लिए हैं। आक्षेप इस प्रकार के हैं, मैं मेरा विचार बाद में रखूंगा। इस पर आक्षेप इस प्रकार से, एक तो पहली बात यह है कि 9वीं से 12वीं का आयुगठ साधारणतः 15 से 18 आयु का होता है। इसको संवेदनशील संस्कारक्षम आयु कही जाती है। इसमें संवेदना, संस्कार, मूल्य यदि दिए जाते हैं शिक्षा के माध्यम से, तो वो किसी भी व्यक्ति की लाइफ लॉन्ग पूंजी होती है, लाइफ लॉन्ग पूंजी होती है। इसलिए उनके आयुगठ के दृष्टिकोण से, उनके आयु वर्ग के दृष्टिकोण से इस विषय को देखना पड़ेगा। विद्यार्थी भारत का अच्छा नागरिक बने, इसलिए इस वर्ग के लिए इन विषयों का अध्ययन अध्यापन अति आवश्यक है। यदि यह विषय अभ्यासक्रम से निकाल दिए जाएंगे तो शायद ही आगे के जीवन में, आगे की शिक्षा में, उच्च शिक्षा में बहुत सारे लोगों को इन विषयों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन में इस विषय को लेते हैं, शायद उन्हें यह पढ़ने का अवसर मिलेगा, बाकी लोगों को यह पढ़ने का अवसर नहीं मिला। इन अध्याय को हटाने के लिए, जो हटाने से पूरी एक पीढ़ी, 15 से 18 आयु वर्ग की पूरी एक पीढ़ी संविधान, जनतंत्र, संसद, मौलिक अधिकार आदि विषयों के अध्ययन से वंचित हो जाएगी। संविधान, जनतंत्र, संवैधानिक संस्थाएं, यदि इन पर भविष्य में कोई संकट आता है, ध्यान दीजिए, संविधान, जनतंत्र, संसद, संविधान ने निर्मित संस्थाएं, यदि भविष्य में कोई संकट आता है, लोगों को जानकारी ही न हो, तो जन आंदोलन कैसे होगा? लोग इसके लिए कैसे खड़े होंगे? और फिर हमको जो भी राज्य सत्ता पक्ष हैं, वो जो भी परोसेगा उसका हमें स्वीकार करना पड़ेगा। संविधान को अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। संविधान को हम में से कुछ लोग विजन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। यह
सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको विजन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं विजन डॉक्यूमेंट? इसको विजन डॉक्यूमेंट इसलिए कहते हैं कि संविधान की उद्देशिका जो है, प्रीएम्बल जो है, वो भावी भारत का विजन प्रस्तुत करता है। आगे ये भी कहा जा सकता है कि संविधान की उद्देशिका में जिस भारत की संकल्पना की गई है, जिस भारत का सपना देखा गया है, जिस भारत का विजन रखा गया है, उसको वास्तव में लाने के लिए बाकी के संविधान की रचना हुई है। सर्वोच्च न्यायालय तो प्रीएम्बल को संविधान का प्राण तत्व कहता है। यदि संविधान की उद्देशिका निकाल दी जाए तो संविधान एक निर्जीव कलेवर बन जाएगा, संविधान में कुछ भी नहीं बचेगा। और इसको बचाना है तो पीढ़ियों को तैयार करना पड़ेगा, पीढ़ियों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। संविधान जिंदा रहे, भविष्य में भी संविधान जिंदा रहे, इसके लिए लोगों को प्रबोधन करना अनिवार्य है। एजुकेटेड पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी यदि इससे प्रबोधित नहीं होगी तो इस देश में संविधान खतरे में आ जाएगा, जनतंत्र खतरे में आ जाएगा, संसद खतरे में आएगी और हमारे मूलाधिकार भी खतरे में आ जाएंगे। जब इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने पहले तो अभ्यासक्रम में हुए इस परिवर्तन को मान्यता दी है। अभ्यासक्रम में, अंडरलाइन, अभ्यासक्रम में हुए इस परिवर्तन को मान्यता दी है। जब इस परिवर्तन पर टीका होने लगी, आक्षेप लिए जाने लगे, तब हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी कहते हैं कि सिर्फ राज्य शास्त्र के विषयों में कटौती की गई है। मैं आह्वान करता हूं कि शिक्षा का राजनीतिकरण मत कीजिए। इसका क्या अर्थ है? यदि सरकार का कोई निर्णय होता है, यदि सीबीएसई का कोई निर्णय होता है और उस पर कोई आक्षेप लेता है तो क्या वो शिक्षा का राजनीतिकरण करता है? हमारे अपने बच्चे हैं, हमारी भावी पीढ़ी है, क्या सरकार जो निर्णय लेगी उसको हमने शांति से मानना चाहिए? डेमोक्रेसी में तो ऐसा होता नहीं है, विवाद होगा, मतांतर होंगे, अपने अपने विचार रखें। परंतु ये जो टिप्पणी है कि शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, हम ये कहते हैं कि शिक्षा का राजनीतिकरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर रहा है। यदि शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं करना होता तो शायद यह अध्याय वहाँ से निकाले नहीं जा सकते। वो आगे कहते हैं, हमने इतिहास, विज्ञान, गणित आदि विषयों में भी कटौती की है। उस पर तो कोई इसमें तो कोई कटौती नहीं है। इसकी कटौती पर कोई आक्षेप इसलिए भी नहीं लिया जाता क्योंकि आगे स्पेशलाइजेशन के चलते, विशेषीकरण के चलते इन विषयों के अध्ययन की सुविधाएं विद्यार्थी को प्राप्त होती है। परंतु ये विषय यदि 12वीं तक अभ्यासक्रम में नहीं रहे तो सिर्फ कला शाखा में जाने वाले विद्यार्थी शायद बीए तक, ग्रेजुएशन तक एक विषय लेंगे या किसी को स्पेशलाइजेशन करके पोस्ट ग्रेजुएट करना। बाकी सारी ही जनता जो आज प्रोफेशनल करियर के पीछे भाग रही है उनको इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं मिलेगी। हम चिंतित हैं। हम चिंतित इसलिए हैं कि भावी नागरिक तैयार करना है, तैयार करना पड़ता है, कल्टीवेट करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। यदि शिक्षा के माध्यम से हम इस संवेदनशील पीढ़ी को, हम इस भावी पीढ़ी को यदि कल्टीवेट नहीं करेंगे तो देश का फ्यूचर क्या होगा? एक तत्वज्ञ कहता है कि देश का फ्यूचर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, देश का फ्यूचर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, स्थापत्यविद ये तय नहीं करते। सोशल साइंसेस में जो विचारविद हैं वो देश का भविष्य तय करते हैं और निर्माण भी करते हैं।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सोशल साइंसेस में पढ़े लिखे थे। दुनिया में जितने भी परिवर्तन आए हैं ये सोशल साइंस के क्षेत्र में जो विचारवंत हैं उनके माध्यम से आए। टेक्नोलॉजी परिवर्तन का साधन बन सकता है, टेक्नोलॉजी परिवर्तन को प्रोत्साहित नहीं कर सकती। अभ्यासक्रम में इस बदलाव के पीछे एक दूषित मानसिकता कार्य कर रही है। मैं अंडरलाइन फिर से करूंगा कि अभ्यासक्रम में इस विशिष्ट बदलाव के पीछे एक दूषित मानसिकता कार्य कर रही है। किसकी है यह दूषित मानसिकता? यह दूषित मानसिकता आरएसएस की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह दूषित मानसिकता है। क्या चाहते हैं? क्योंकि आरएसएस को जो हिंदुस्तान चाहिए, आरएसएस को मैं अंडरलाइन शब्द प्रयोग बड़े बड़े गंभीरता से कर रहा हूं। आरएसएस को भारत नहीं चाहिए, आरएसएस को हिंदुस्तान चाहिए। और जो हिंदुस्तान आरएसएस को प्रस्तापित करना है, हिंदुस्तान नाम का राष्ट्र स्थापित करना है, उसके लिए वो चाहते हैं कि मोदी परंपरागत रूप से सत्ता में रहे। मोदी सत्ता में है तो आरएसएस सत्ता में है, आरएसएस सत्ता में है तो हिंदू बहुमत सत्ता में है। परंपरा कैसी है? परंपरा ऐसी है कि संघ के सरचालक की नियुक्ति यह माजी सरसंघ चालक करता है। संघ को एक चालकानुवर्ती संगठन कहा जाता है और यही व्यवस्था संघ को अभिप्रेत है राज्य व्यवस्था में भी। मैं यहाँ पर मोदी की तुलना कुछ लोगों से करना चाहता हूँ। एक तो मैं शी जिनपिंग का उदाहरण दूंगा। कल तक मोदी शी जिनपिंग से गले मिल रहे थे। आज भी कहा जाता है कि अहमदाबाद में झूले पर झूल रहे थे, अहमदाबाद में झूले पर झूल रहे थे, महाबलीपुरम में इडली डोसा खा रहे थे, चीन में जाकर भी गले मिल रहे थे। और मोदी ये दावा करते थे कि शी जिनपिंग मेरे आत्मज है, मेरे निकट मित्र हैं। उन शी जिनपिंग ने क्या किया चाइना में? कल तक शी जिनपिंग सत्ता में आने तक कोई भी सत्ता का प्रमुख 2 टर्म के लिए नियुक्त होता था। शी जिनपिंग ने क्या किया? संविधान ही बदल दिया और संविधान बदलकर अब वो आजीवन सत्ता पद पर बने रहेंगे। मोदी जी भी यही चाहते हैं, आरएसएस भी जाके हमेशा बने रहे, मरने के बाद भी हिंदू लोग सत्ता में रहे, हिंदू धर्म वाले सत्ता में रहे। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा व्लादिमीर पुतिन का। अभी उनका कार्यकाल 2024 तक है, अभी उनका कार्यकाल 2024 तक है। परंतु कल परसों उन्होंने संविधान में संशोधन कर अपना कार्यकाल 2036 तक बढ़ाया है। जिंदा रहे तो 2036 के बाद भी वो सत्ता में बने रहेंगे, यदि मर जाते हैं तो फिर दूसरा कोई सत्ता में आएगा। तीसरा नाम मैं लेना चाहूंगा, तैयब एर्दोगान, ये तुर्कस्तान के हैं। इन्होंने भी अपने को आजीवन सत्ता में रहने के प्रावधान किए हैं। इन्हीं की परंपरा में हमारा देश जिस ओर जा रहा है, इन्हीं की परंपरा में हमारा देश, हमारा संविधान, हमारी संसद, हमारी डेमोक्रेसी जिस दिशा में जा रही है उसको ऑटोक्रेट कहते हैं। मोदी भी ऑटोक्रेट हैं। उसके मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा। उसके पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम लेना चाहता हूं क्योंकि वो मोदी के बहुत करीबी हैं। कोरोना का प्रकोप होने के बाद भी फरवरी में मोदी के स्वागत के लिए अहमदाबाद में कई लाख लोगों को एकत्रित किया गया था। क्यों?
क्योंकि उधर इलेक्शन है ट्रंप का नवंबर में, इधर मोदी को अपनी राजनीतिक साख बढ़ानी है। ट्रंप जैसे मोदी की नीति थी 2014 में, जैसे मोदी की नीति थी 2019 में, क्या थी नीति? समाज को विभाजित करो और चुनाव जीतो। 2014 में, 2019 में दोनों ही समय अल्पसंख्यकों को लक्ष्य किया गया। अल्पसंख्यक विरुद्ध बहुसंख्यक, ये चाल चली गई। ये देश के विभाजन के लिए है, ये देश के विभाजन की चाल थी। मगर 2014 में इलेक्शन जीतना था, उसकी पार्श्वभूमि थी गुजरात की दंगल। क्या आधार है गुजरात के दंगल का? चुनाव जीता। 2019 में भी वही कार्य किया। आज ट्रंप क्या कर रहे हैं अमेरिका में? ट्रंप ब्लैक वर्सेस व्हाइट, इस आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। अन्यथा जो जॉर्ज फ्लॉयड, पुलिस ने इनकी हत्या की, गर्दन पर घुटना रखकर पुलिस ने हत्या। सारी अमेरिका में आंदोलन हो रहे। ट्रंप आंदोलन के चलते अपने बंकर में चुप गए, परंतु फिर भी वहां से उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए मैं सेना भेजूंगा। और आने वाले चुनाव में ट्रंप ब्लैक विरुद्ध व्हाइट, यही चाल चलने वाले हैं। भले ही देश का विभाजन हो, सत्ता हमें मिलनी चाहिए। इसको वंशवाद कहते हैं। ब्लैक विरुद्ध व्हाइट ये क्या है? वंशवाद कहते हैं। यहाँ भारत में मोदी जी ने क्या किया? ये धर्मवाद था। धर्म के आधार पर देश के विभाजन की बात कही। अमेरिका में शायद अमेरिका में सिर्फ 2 टर्म मिलती हैं। एक बार और चुन के आए तो और 4 साल रहेंगे, नहीं आए तो नहीं रहेंगे, परंतु संविधान में सिर्फ 2 टर्म से 4-4 साल की। अमेरिका में जो हो रहा है उसके लिए, जन आंदोलन जो हो रहे हैं उसके लिए वहाँ से संविधान सुरक्षित है, लोगों के मौलिक हक सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ की जनता जागरूक है। क्योंकि वहाँ की जनता जागरूक है। ब्लैक एंड व्हाइट, स्त्री पुरुष सारे ही आंदोलन में सहभागी हो रहे हैं। और कालों की, ब्लैक की जो गुलामी की निशानियां थी उसको ध्वस्त करने का प्रयास यह आंदोलन करता है। और अभी ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है इस कार्ड को खेले बगैर। इसलिए ट्रंप, भारत में मोदी ने चुनाव तो जीत लिया 2014 का, 2019 का भी चुनाव जीत लिया है, परंतु फिर भी 6 साल की हो गई सत्ता। वाजपेयी जी भी 5-6 साल सत्ता में रहे, फिर भी आरएसएस सफल नहीं हो पाई है हिंदू राष्ट्र के निर्माण में। क्यों?